जय हिंद, नमस्कार सभी के लिए। और हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं सभी उन स्टूडेंटों का स्वागत करती हूँ जो बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए मैं आज हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ। और दोस्तों, आप जहाँ पर भी रह कर के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप मन लगा कर के तैयारी करें और अपने माता पिता की मेहनत को सफल बनाएं दोस्तों, क्योंकि आपके पीछे आपके माता पिता काफ़ी मेहनत करते हैं और आपके पीछे आपके माता पिता ने काफ़ी सपने देखे होते हैं। तो उनके सपने आप पर डिपेंड करते हैं कि उनको आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप अपने माता पिता और अपने परिवार के चेहरों पर खुशी लाना चाहते हैं तो अभ्यर्थियों, स्टूडेंटों, आप मन लगा करके तैयारी करें। और मैं कृष्णा चौधरी आज हिंदी की क्लास बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के तहत जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो मैं देश हित में, राष्ट्र हित में और सभी स्टूडेंटों के हित में ये फ्री में क्लासें प्रोवाइड करवा रही हूँ अपने घर से दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगती हैं और आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक करें और यूट्यूब पर एक सब्सक्राइब बटन होता है, उसको सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट व्हाट्सएप पर ना करके यूट्यूब में कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अपने प्यारे प्यारे अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंटों, शुरू करते हैं। आज भाषा, आज का चैप्टर है हमारा भाषा। क्या है? भाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भाषा की परिभाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या साधन है कि जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर, क्या दोस्तों? बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंटों? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रदान करता है। उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में समझा सकें, आत्म और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कि ये कहें हम कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे हम भाषा कह सकते हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त अर्थात बोली गई, व्यक्त की गई वाणी को कहते हैं। तो भाषा मनुष्य की सार्थक यानी सार्थक होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ाते जा रहे हैं, तो उसको हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले। तो सार्थक और व्यक्त यानी निकली हुई, सार्थक और व्यक्त वाणी को हम क्या सरल शब्दों में भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी मैंने बताया था आपको जब क्लासें लेते समय कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच विषय और अपनी इच्छा, मति का आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेत प्रयोग में या व्यवहार में लाए जाते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो स्टूडेंटों, जिन अभ्यर्थियों को मालूम नहीं है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इन क्लासों को, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हमने सोचा है कि लॉकडाउन में किसी का भला हो और कुछ अभ्यर्थियों को लाभ मिले, क्योंकि घर में बैठे बैठे उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्लासें लेकर आए हैं। और तो हम चाहते हैं कि आप सभी को इसका लाभ प्रदान करवाएं।
जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। और जो हमारी बहनें हैं और लड़कियां हैं, मतलब उन सभी के लिए क्लासों को पहुंचाएं, तो आप एक समाज में सेतु निर्माण का कार्य करेंगे। यानी एक बच्चों को जोड़ने का कार्य आप कर सकते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है एक दूसरे से, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा की मतलब कई परिभाषाएं हो गई। तो आपको क्या करना है कि आपको पेन और कॉपी लेनी है। पेन और कॉपी लेकर के अपने हाथों से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे आपको नोट्स बन जाएंगे। तो आप अपने हाथों से नोट्स बना के तैयारी करेंगे तो इससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिख करके तैयारी करते हैं तो वो जो मतलब वो हमारे दिमाग में काफ़ी स्थायी रूप से हमें याद रहते हैं और हम भूलते नहीं हैं उसको। तो आप क्या करें कि अपने हाथों से स्वयं नोट्स बनाएं और वीडियो को रोक रोक करके पॉज करके धीरे धीरे आप इनको पढ़ें। आगे हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निकलते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा में क्या है कि ध्वनि संकेतों का परंपरागत परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। और क्या समझ में आई हमारी इन परिभाषाओं से कि भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बात और विचारों का विनिमय होता है। भाषा के माध्यम से आप अपने मन की बात और विचारों को भी कह सकते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान किसका? विचारों का। किसका? विचारों का। और भाषा ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। जो भाषा के ध्वनि संकेत हैं समाज वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों का संचालन विचार विनिमय में सहायक होते हैं। और ये हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं। अपने वर्ग के, हर वर्ग के, समाज के, हर समाज का जो वर्ग है उसके अपने अपने अलग अलग ध्वनि संकेत होते हैं, अपनी अलग अलग भाषा होती है और भिन्न भिन्न टाइप से वो उनको व्यक्त करते हैं। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने और समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। आपको पता होगा कि पहले क्या थे, हमारे जो मतलब पूर्वज थे वो आदि मानव थे। तो क्या वो भाषा बोलते थे? नहीं बोलते थे। तो वो क्या करते थे? इशारे करते थे, जिसको कि हम संकेत कहते हैं। वो इशारे करते थे। तो इशारों के माध्यम से एक दूसरे को अपने मन के भावों को समझाते थे। तो आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बातें समझाने के खेल खेले होंगे। हम कभी कभी क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ में और मतलब संकेतों से समझाने का, इशारों से समझाने का खेल खेलते हैं। आपको मालूम होगा उस समय आपको अपनी बातें समझाने में बहुत कठिनाई होती है उस समय। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी क्या? भाषा। यानी आदि मानव जो था पहले संकेतों का सहारा लेता था और संकेतों में उसे बहुत समझने में परेशानी होती थी कि ये क्या कह रहा है, यानी कि कोई इशारा करके क्या कह रहा है समझ में नहीं आता था। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए उसने क्या किया कि शब्दों को मिलाकर बोलना स्टार्ट किया, शब्दों को मिलाकर बोलना प्रारंभ किया और शब्दों के मेल से क्या बनी? भाषा बनी। क्या बनी? भाषा बनी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बातें समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है और उसकी बातें सुनकर समझते हैं। बच्चे अपने माता पिता को क्या पेट में से ही बच्चे बोलना सीख जाते हैं? नहीं, तो अपने माता पिता को बोलते हुए देखते हैं, देखते देखते उनकी नकल करते हैं और नकल करते हुए वो उनको
देखकर और सुनकर उनसे सीख जाते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक से पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि भाषा का सार्थक प्रयोग दोस्तों, तो सार्थक प्रयोग यानी जिसका कुछ अर्थ निकले, और पशु पक्षियों की भाषा का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए पशु पक्षियों की जो बोलियां हैं उनको हम भाषा नहीं कह सकते। तो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जिस अंदाज से समझाती हूँ वो अंदाज आपको मालूम होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता है कि मैं मतलब पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ, तो व्हाट्सएप पर आप कमेंट ना करके यूट्यूब बॉक्स में कमेंट करें, और वहाँ पर भी जो आपकी प्रॉब्लम है आप पूछें तो मैं बताऊँगी आपके लिए। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के द्वारा मनुष्य के विचारों, भावों को मतलब क्या है कि व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी हैं, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं होकर कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। जो सभी परिभाषाएं उसमें कुछ न कुछ गलतियां हैं, और कोई भी परिभाषा क्या है कि पूर्ण नहीं है। जितनी भी भाषा वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं वो सभी अपूर्ण हैं। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण, अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। तो ये आचार्य देवनाथ शर्मा की परिभाषा है। यहाँ 3 बातें विचारनी हैं। क्या मतलब सभी जो परिभाषा है उनको पढ़ कर के हम इन 3 निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। सभी में 3 बातें कही गई हैं कि भाषा ध्वनि संकेत है, ध्वनि का संकेत है। वो यह क्या है, यादृच्छिक, याद रखा जा सकता है भाषा को, और वह रूढ़ है। तो 3 बातें निष्कर्ष निकल के आई हैं सभी परिभाषाओं में। भाषा कैसी है, ध्वनि संकेत है, यादृच्छिक है और रूढ़ है। तो 3 मतलब समझ में 3 बातें निकल कर के आई हैं। अगला है सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को ही भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है। मनुष्य के जो जटिल भाव होते हैं उसको मतलब इशारों से ना समझा करके भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। ये तो मतलब भाषा उनको व्यक्त करती है जिसको कि हम समझा नहीं सकते हैं। किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब मतलब खुलने वाली है। जो गार्ड होता है रेलगाड़ी का, वो हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है। किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व तो नहीं है। सभी संकेतों का सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते हैं, और ना इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। तो सारांश यह है कि वो सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। यानी हम जो भी संकेत करते हैं वो सार्थक, उसका अर्थ होना चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि भाषा ध्वनि संकेत है। जो भी ध्वनि संकेत है वो सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। अगली दूसरी बात है कि वह यादृच्छिक है। तो यादृच्छिक कैसे है इसको देख लेते हैं। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। बिल्ली, कौआ, घोड़ा आदि क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज में स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। यानी ये मतलब बिल्ली बोलती है, हम पहचान जाते हैं कि बिल्ली बोल रही है। कौआ बोलता है तो पहचान जाते हैं कि कौआ बोल रहा है। घोड़ा हिनहिनाता है तो हम समझ जाते हैं बिना देखे कि ये मतलब घोड़ा हिनहिना रहा है। तो कैसे, यानी यादृच्छिक हमें याद हो गए हैं, इसके पीछे हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं। हम समझ गए हैं कि ये घोड़े की आवाज़ है, ये बिल्ली की आवाज़ है, और ये किसकी है, कौए की आवाज़ है। तो ये क्या है कि हमारी मेमोरी में याद हो गया है। तो भाषा कैसी है, यादृच्छिक संकेत है।
अगला है कि भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। ये कैसे? कि परंपरा और युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते जा रहे हैं। तो ये शब्द हैं, जैसे औरत है, बालक है, औरत, बालक, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग मतलब लोग क्या है कि अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, वे प्रयोग तर्कहीन हैं। क्या है? तर्कहीन। ये बच्चा है, जवान है, मतलब ये वृक्ष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, क्योंकि ये हमारी परंपरा से ही चला रहा है। हमें नहीं पता कि औरत औरत क्यों है, यानी कि औरत को औरत क्यों कहते हैं, वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं, वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं, और बालक को बालक क्यों कहते हैं। हमें नहीं पता कि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा में मतलब काफ़ी पीढ़ियों से ऐसा चला आ रहा है कि बच्चा कहेंगे छोटे को, औरत को औरत कहेंगे, वृक्ष को वृक्ष कहेंगे। तो ये हमारी परंपरा में क्या हो गया? रूढ़ हो गया है। तो भाषा रूढ़ है, यादृच्छिक है और ध्वनि संकेत है। तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो इसके लिए हम कोई प्रयोग तर्कहीन है अगर कोई प्रयोग करते हैं तो। भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हों, हम किसी न किसी शब्द समूह या भावों की ओर ही इशारा करते हैं जिनसे सामने वाले अवगत होता है। इसलिए भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की बातें करते हैं। यानी बार बार कह रही हूँ कि सार्थक शब्द ही क्या है कि भाषा है। इन शब्दों या शब्दों के समूह द्वारा हम अपनी आवश्यकता, इच्छाएं, प्रसन्नता, खिन्नता, प्रेम या घृणा, क्रोध, संतोष प्रकट करते हैं। हम शब्दों का प्रयोग कर बड़े बड़े काम कर जाते हैं या मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर बने बनाए काम को बिगाड़ बैठते हैं। तो क्या है कि हम अच्छी मतलब भाषा बोलकर बड़े से बड़े कार्य कर जाते हैं और बुरी भाषा बोल करके हम अपने कामों को बिगाड़ बैठते हैं। तो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और क्या है कि मतलब काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि जिनका कोर्स अधूरा रह गया था कि मतलब आप हमें क्लास दें किसी भी प्रकार। तो मेरी भी मतलब ये हुई कि बच्चों का कोर्स रह रहा है और मतलब उनको कैसे भी क्लास मिल जाए, तो मैं ये सभी क्लासें आपके हित में दे रही हूँ। मुझे इसके पीछे ना कोई लोभ है किसी प्रकार का, ना किसी प्रकार का कोई लालच है किसी का। तो मैं सभी बच्चों को ये शिक्षा प्राप्त हो और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें, इसी उद्देश्य से मैं यह क्लासें आपके लिए प्रदान करवा रही हूँ। तो इसके बदले आप इतना कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी क्लासेस, सभी सब्जेक्टों की क्लास लेके आऊँगी मैं स्टूडेंटों, और सभी सब्जेक्टों की क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। हम इसके प्रयोग पर किसी क्रोधी के क्रोध का शमन कर जाते हैं तो किसी शांत गंभीर व्यक्ति को उत्तेजित कर बैठते हैं, किसी को प्रोत्साहित तो किसी को हतोत्साहित भी हम शब्द द्वारा ही करते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि भाषा के द्वारा बहुत से कार्यों को करते हैं। सफलता या असफलता व्यक्ति के अर्थ में हमारी भाषाई क्षमता पर निर्भर करती है। यानी हम अच्छा बोल जाते हैं, हम कार्य को सिद्ध कर जाते हैं। और अगर अभी हम बात ले लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में क्या है कि अगर हमने सही आंसर ले लिया, सही आंसर लिख दिया तो हम पास हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमने व्यक्त किया, अपने मन में व्यक्त किया, तो कॉपी पर लिख दिया, हमने उसको लिख दिया तो हमारा आंसर सही हुआ, हम पास हो जाएंगे। अगर हमारा आंसर हमारी बाणी के द्वारा व्यक्त गलत हुआ है तो गलत लिखा जाएगा, और गलत लिखा जाएगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे हैं कि भाषा से हमारी योग्यता सिद्ध होती है। जहाँ अच्छी और संतुलित भाषा हमें सम्मान दिलाती है, वहीं अशुद्ध और फूहड़ भाषा हमें अपमानित कर जाती है। ठीक है, स्पष्ट है कि भाषा ही मनुष्य को वास्तविक योग्यता, विद्वता और बुद्धिमत्ता, उसके अनुशीलन, मन विचारों की गंभीरता, उसके गूढ़ उद्देश्य तथा उसके स्वभाव, सामाजिक स्थिति का परिचय देती है। कोई अपमानित नहीं होना चाहता है, तो हमें सदैव सुंदर और प्रभावकारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा प्रयत्न निरंतर जारी रहे। भाषा में पढ़ें एवं अच्छी जानकारी के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अच्छी भाषा के लिए हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए?
हम छोटी छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें, हमारी जो भी भूलें हैं उन पर ध्यान रखें, दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। चाहे जहाँ कहीं भी हो, हम अपनी भाषाई सीमा का विस्तार करें और दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि मतलब हम पढ़ जाते हैं और हम समझते हैं कि नहीं, हम सभ्य हो गए, यानी पढ़ने से सभ्य नहीं होते। हम कहते हैं कि फल में पेड़ लगते हैं तो झुकता है, तो आपका पढ़ना लिखना तभी दिखता है जब आप सभ्य होते हैं, जब आप विनम्र होते हैं और जब आप अपनों से बड़ों का आदर करना सीखते हैं। तो ये भी हमारी भाषा ही सिखाती है। खासकर बच्चों की भाषा विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका भाषा का जो वातावरण है वो अच्छा तैयार होगा। सदा अच्छी व ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें। उन पुस्तकों में लिखे नए शब्दों के अर्थों एवं प्रयोगों को सीखें। लिखने एवं बोलने की शैली सीखें। वाक्य प्रयोग करते समय छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें। हर संज्ञा के लिए एक उपयुक्त विशेषण एवं प्रत्येक क्रिया के लिए सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग करें। प्रत्येक क्रिया सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो। विराम चिन्हों का उपयुक्त जगहों पर होना जरूरी है। लिखते बोलते समय इन सब बातों का ध्यान रहे। मुहावरे, लोकोक्तियों, बिंबों आदि का प्रयोग करना सीखें और आसपास के लोगों को सिखाएं। जिस भाषा में हम अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हैं उसके व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा परिवर्तनशील होती है और किसी भाषा में नित नए शब्दों, वाक्यों का आगमन होता रहता है। पुराने शब्द टूटते मिटते रहते हैं। किसी शब्द या वाक्य को पकड़े रहना कि यह ऐसा ही प्रयोग होता आया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, और मतलब क्या है कि कहना भूल है, यही कहना क्या है कि भूल है। आज विश्व में कुल 2796 भाषाएं, 400 लिपियां मान्यता प्राप्त हैं। एक ही साथ इतनी भाषाएं और लिपियां नहीं आई हैं। इनका जन्म विकास के क्रम में हुआ, टूटने फूटने से हुआ। हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना प्रभाव हुआ करता है। हर आदमी की अपने अपने हिसाब से भाषा पर पकड़ होती है और उसी के अनुसार वह एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। जब पारस्परिक संपर्क के कारण एक जाति की भाषा दूसरी जाति की भाषा पर असर पड़ता है तब निश्चित रूप से शब्दों का आदान प्रदान भी होता है। यही कारण है कि भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह पाती और अनेक शाखाएं विभिन्न परिस्थितियों के कारण फूटती रहती हैं तथा विस्तार कर अलग अलग समृद्ध भाषा का रूप ले लेती हैं। इस बात को हम केवल एक सरल उदाहरण के द्वारा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। जैसे कि कल्पना कीजिए कि किसी कारण से अलग अलग 4 भाषाओं के लोग कुछ दिन तक एक साथ रहे। वे अपनी भाषाओं में एक दूसरे की बातें करते सुनते रहे। चारों ने एक दूसरे की भाषा के शब्द ग्रहण किए, अपने अपने साथ ले गए। अब प्रश्न उठता है कि चारों में से किसी की भाषा अपने मूल रूप में रह पाई? इस तरह यदि 2-4 पीढ़ियों तक उन चारों परिवारों का एक साथ उठना बैठना हो तो निश्चित रूप से विचार विनिमय के लिए अलग अलग किस्म की भाषाएं जन्म लेंगी, जिससे चारों भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होगा। उस नई भाषा में उक्त चारों भाषाओं के सरल सहज उच्चारित होने वाले शब्दों में प्रयुक्त होंगे। वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार मतलब क्या है कि सरलतम रूपों में व्यक्त होंगे, क्योंकि जब कोई एक भाषाभाषी दूसरे भाषा के शब्द ग्रहण करता है तो वह सरल से सरलतम शब्दों का चयन करके उसे अपने अनुसार सहज बना लेता है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मूल शब्द था बाह्य। मूल शब्द विकास क्रम में बने सरल से सरलतम रूप। कैसे कि बाह्य से बना बाह्य और बाह्य से बन गया बाहर, तो सरल से सरलतम की ओर हम भागते हैं। यानी पहले बाह्य शब्द था, बाह्य से बाह्य बना और बाह्य से क्या हो गया, बाहर हो गया। ऐसे ही मध्यम से मुझ बना। ऐसी सप्तत्रिंशत, तो सप्तत्रिंशत काफ़ी अर्थ था बोलने में, तो हम क्या है सरलतम की ओर भागते हैं, तो 37 कर दिया हमने। क्या कर दिया, 37। ऐसी मनस्कामना काफ़ी मतलब क्या है कि
अटका पड़ता है जीभ को बोलने से, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में। और मनस्कामना ना बोल करके और मतलब मनुष्य क्या है कि सरल की ओर भागता है, सरल से सरलतम की ओर। तो मनस्कामना से बन गया मनोकामना। दक्षिण, दक्षिण से बन गया दक्षिण, और फिर दक्षिण का भी सरल रूप दाहिन, और दाहिन से दहन, और दहन से हो गया दाहिना। तो मनुष्य क्या है कि सरल से सरलतम की ओर भागता है। परीक्षा, परीक्षा से परीक्षा हो गया, और परीक्षा से हो गया परख, परख यानी परखना। अग्नि, अग्नि से अग्न, अग्न से आग, तो और भी सरल हो गया आग बोलना। ऐसे ही कुमार संस्कृत, और कुमार को कुंवर, और भी सरल रूप हो गया। जाएगा, हाँ जाएगा फारसी, और जाएगा को कहते हैं अब जगह, जगह। ऐसे ही लीचू, लीचू चीनी, तो अब क्या कहते हैं लीची। ओपियम, ओपियम यूनानी, ओपियम को अब ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो और भी सरलतम रूप हो गया अफीम। लंदन अंग्रेजी, तो लंदन को अंग्रेजी में कहते हैं तो लालटेन कह दिया हमने, इसको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो बोलने में, तो सरलतम रूप लैंटर्न का हो गया लालटेन। बेयरिंग अंग्रेजी में कहते हैं बेयरिंग, तो बेयरिंग को हमने क्या क्या कह दिया बेयरिंग। कहते हैं कि जब कोई लेटर वेटर आता है तो क्या कहते हैं कि बेरंग आई है, कहते हैं ना बेरंग आई है। ऐसे ही कैंडल अंग्रेजी में कहते हैं, तो कैंडल, कैंडल से बना कंदिल, कंदिल से बन गया कंडिल, क्या बन गया कंडिल। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और हमें कमेंट करें आप, और कमेंट के माध्यम से स्टूडेंटों आप बताएं हमें। और हम मतलब क्या है कि आपका भला चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ इसका लाभ मिल सके, यही हम चाहते हैं, और इसीलिए हम आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी हमारा कोई इसमें कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। और आप इसके बदले क्या कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें, जिससे कि ये सभी को इसका क्या है कि लाभ मिल सके। हम जो भी क्लासें बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में एक कमेंट बॉक्स होता है, तो उसके माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।